हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है और जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से व्हाइट बोर्ड में देखिए और इस चैप्टर को जो है 2-3 पार्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का पहला पार्ट जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, हम लोग व्हाइट बोर्ड में अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिक्स को कहते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। आज पूरी दुनिया अर्थ पे ही टिकी हुई है, हर काम अर्थ पे ही हो रहा है। अर्थ का मतलब होता है मनी। पहला चैप्टर क्या है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक कहानी है, एक गांव जिसका नाम विलेज पालमपुर रखा गया है, उसके बारे में। अब ये चैप्टर क्यों आपको 9th क्लास में बताया जा रहा है, इसका भी मकसद है। तो ये मकसद क्या है? द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। कि एक गांव में कोई प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन के रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, वहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं, कैसी सुविधाएं मिलती हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कौन सी फसल उगाते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी आपको द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को शुरू करने से पहले, पालमपुर एक गांव है। पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। कैसा विलेज है? इमेजिनरी। एक इमेजिनरी विलेज है जिसको आपको एनसीईआरटी बुक में क्या कहा गया है? हाइपोथेटिकल विलेज। तो हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब ही होता है इमेजिनरी विलेज, एक काल्पनिक गांव है। ये काल्पनिक गांव कहाँ पर है? ये यूपी में है। याद रखिएगा, यूपी में है। और यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वेस्टर्न साइड। कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड में। ये आप कह सकते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ यूपी। यूपी के वेस्टर्न साइड में ये एक काल्पनिक गांव है। ठीक है। मकसद क्या है स्टोरी कहानी को बताने का? हमने आपको बता दिया। स्टोरी को बताने का मकसद है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? उत्पादन। वहाँ पर जो भी उत्पादन होता है वो कैसे किया जाता है। तो पालमपुर में 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है। एक होती है फार्मिंग एक्टिविटी। एक क्या होती है बेटा? फार्मिंग एक्टिविटी। और फार्मिंग एक्टिविटी में आप लोग जानते हैं क्या होता है? फार्मिंग एक्टिविटी में खेती बाड़ी होती है। किसान जो है गांव में पूरी जो हर स्टेज में जो काम करता है कोई चीज़ फसल को ग्रो करने के लिए, वो फार्मिंग एक्टिविटी में आता है। लेकिन इसके अलावा भी गांव में जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। तो पहले हम पालमपुर के गांव के बारे में पढ़ेंगे। पालमपुर को जानेंगे, क्या है, कैसा गांव है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, तो इसको भी जानना जरूरी है। फिर इसके बाद हम फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को बारी बारी से समझेंगे। आई बात समझ? तो हमने जैसे कि बताया, पालमपुर क्या है? बोलिए बच्चों। हाइपोथेटिकल विलेज है जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी विलेज। और ये विलेज कहाँ पर है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और उस गांव की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पालमपुर के बारे में आपको बताएंगे। ये हमने एक सर्किल बनाया है जिसको हम लोग मैथ की भाषा में पाई चार्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पाई चार्ट। और ये सर्किल बना दिया। तो ये पूरा सर्किल जो है किसको डिनोट कर रहा है? कि पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। पहली बात याद रखिएगा, कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार। 450 फैमिलीज लिव्स इन अ पालमपुर विलेज। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी फैमिलीज लिव्स इन अ पालमपुर विलेज। ऑप्शन में इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। किसी में 400 लिखा होगा, किसी में 500 लिखा होगा, किसी में 350 लिखा होगा।
और एक ऑप्शन 450 का भी होगा। तो आपको क्या लिखने लगाना है, 450 फैमिलीज रहती है। अब इस परिवार में फैमिली तो मालूम हो गया, अब इसका भी हम बाइफर्केशन करेंगे। क्या, इसमें लगभग 80 परिवार होते हैं, जो 80 होते हैं वो अपर फैमिली को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं, अपर फैमिली। और अपर फैमिली हम लोग पढ़ते चले आए 6, 7, 8 में कि हमारे 4 वर्णाज होते हैं। कितने वर्णाज होते हैं, 4 वर्णाज होते हैं, यानी कि 4 वर्णों में हमारे बटा हुआ समाज। एक होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर जो है पालमपुर में 80 अपर फैमिली मतलब अपर जाति के लोग रहते हैं। और इनकी खासियत ये है कि इनकी अपनी खुद की लैंड है। ज़्यादातर जो ये अपर फैमिली के लोग हैं, इनकी खुद की अपनी लैंड होती है और अपनी लैंड पर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ये खासियत है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, अपर फैमिली के जो घर होते हैं वो पक्का हाउस होते हैं, पक्का हाउस होते हैं। और कुछ के तो बहुत बड़े घर होते हैं। ज़्यादातर अपर फैमिली को जो बिलोंग करते हैं उनके घर क्या होते हैं, पक्का हाउस। पक्का हाउस का मतलब क्या है, ब्रिक से बने होते हैं, कंक्रीट से बने होते हैं, सीमेंट से। उनके घरों में प्लास्टरिंग भी होती है, मजबूत किस्म के बने होते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपर फैमिली जो हमारे 80 जो परिवार रहते हैं, जिसको 80 बोलते हैं, 450 में ही 80 परिवार ये हो गए। बात समझ आ गई। इसके बाद पूरे पॉपुलेशन का अगर 1/3 करें, पूरे पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन जो है वो कौन है, वो हमारे 150 आएगा। अगर आप 450 का 1/3 करेंगे तो 150 आएगा। वो 150 कौन है, एससी जाति के, एससी जाति के, जिनको यहाँ क्या कहा गया है एनसीईआरटी बुक में, दलित कहा गया है। दलित लोग भी रहते हैं। और दलित लोग जो होते हैं वो इस विलेज के इन द वन कॉर्नर साइड, एक कॉर्नर साइड में उनको जगह दी गई है, वहाँ पर रहते हैं। और इनके ज़्यादातर घर जो हैं कच्चा हाउस हैं। कैसे घर हैं, कच्चा हाउस है। अर्थात इनके घर जो होते हैं, कच्चा हाउस का मतलब होता है मड के बने होते हैं और स्ट्रॉ के बने होते हैं, मड और स्ट्रॉ के बने होते हैं। ठीक है, कच्चा हाउस का मतलब ये है, काम चलाओ। तो जो अपर फैमिली के लोग हैं उनका पक्का हाउस है, जो एससी दलित जाति के लोग हैं वो कच्चा हाउस में रहते हैं, जो जिनके घर मड और स्ट्रॉ के बने होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब बचे कितना, अगर इन दोनों को जोड़ करके 450 में घटाओगे तो बचेंगे 220। 220 परिवार जो है वो अदर फैमिलीज हैं, अदर कास्ट के लोग रहते हैं, अदर्स कास्ट के लोग रहते हैं। ये डिफरेंट कास्ट के लोग हमारे पालमपुर गांव में रहते हैं। बात समझ में आ गई। और इनका जो मेन एक्टिविटी होती है वो फार्मिंग होती है। कितनी फार्मिंग होती है, लगभग कहा जाता है 75% जो लोग होते हैं वो यहाँ के लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, 75%। और यहाँ के लोगों की जो लिवलीहुड होती है, क्या होती है, लिवलीहुड होती है, जो जीविकोपार्जन होता है, जिनका जीवन ही फार्मिंग पर डिपेंड करता है, वो लिवलीहुड डिपेंड करती है फार्मिंग पर। तो 75% जो लोग होते हैं वो वहाँ की मेन एक्टिविटी जो कहा जाता है वो फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी। फार्मिंग को आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, आगे भी समझ में आ जाएगी। अब पालमपुर की विशेषताएं क्या है। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज। वेल कनेक्टेड मतलब होता है दिस इज द विलेज विच इज कनेक्टेड विद द नियर बाई विलेजेस एंड टाउन्स। इसका मतलब हुआ कि अगर आप पालमपुर से आसपास के गांव में जाना चाहते हैं तो आपको रोड की कोई दिक्कत नहीं है। वेल कनेक्टेड मतलब रोड बहुत अच्छी है, मजबूत पक्की रोड बनी हुई है। तो पालमपुर गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बड़ी सी मंडी है, एक बड़ा सा गांव है, एक बिग विलेज है, एक बिग विलेज है। और आप लोगों को नाम भी लिखते लिखते याद आ गया होगा, उसका नाम है रायगंज। क्या नाम है बेटा, रायगंज। रायगंज जो है एक बड़ा सा गांव है, जहां पर फार्मिंग करने के बाद जब सरप्लस अनाज पैदा होता है तो ये पालमपुर के विलेज जो है
अपने सरप्लस अनाज को बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? रायगंज जाते हैं। और पालमपुर से रायगंज की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। याद रहेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसी के आगे अगर थोड़ा चलेंगे तो एक बहुत फेमस जो है टाउन है, और जिसका नाम है, जानते हैं, शाहपुर। इसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक टाउन आता है शाहपुर, जहां पर भी मंडी लगती है। यहाँ पर पालमपुर के किसान जो है जैगरी बेचने जाते हैं। जैगरी मतलब समझते हैं? जैगरी का मतलब होता है गुड़। जैगरी का मतलब क्या होता है? जैगरी मतलब गुड़। गुड़ होता है, वो गुड़ बेचने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सारी चीजें हम जो बताते जा रहे हैं। अब पालमपुर की और भी खासियत है। पालमपुर में जो है दो जो हैं, टू प्राइमरी स्कूल हैं। दो कौन से हैं? प्राइमरी स्कूल भी पालमपुर में हैं। और इसके अलावा वन जो है, एक हाई स्कूल भी है। अगर बड़े बच्चे हैं तो वो हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे पालमपुर में ही। तो पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो वो हाई स्कूल में जाएंगे। इसके अलावा वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। क्योंकि गांव में रहेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे लोग। व्हेन द पीपल वर सिक दे वर ट्रीटेड इन दिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो इसी आते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक प्राइवेट जो है डिस्पेंसरी भी है। याद रखिएगा सब, एक प्राइवेट क्या है? डिस्पेंसरी भी खोली गई है। आप यहाँ से भी इलाज करा सकते हैं, अगर पैसा है तो पैसा से ले लीजिए। तो ये पालमपुर। पालमपुर की सड़कों पे आप कई प्रकार के व्हीकल देख सकते हैं। आप टू व्हीलर, दो पहिया गाड़ी, टू व्हीलर व्हीकल्स देख सकते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है बेटा? बढ़िया है। आप ट्रक देख सकते हैं यहाँ पर आते जाते। आप बोगीज देख सकते हैं। जो बोगीज होती हैं, बोगीज क्या होती है? एक वुडन कार्ट होता है, जिसको जो एक बफेलो घसीटता है। दो पहिए बड़े बड़े लगे होते हैं, लकड़ी की काट की गाड़ी होती है, और उसको एक बफेलो घसीटता है, उसको बोगीज बोलते हैं। इसमें बोरियां सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको हर तरीके के वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखेगा जाते हुए। चाहे आप बुलक कार्ट हो, बुलक कार्ट जिसको हम बैलगाड़ी कहते हैं, बुलक कार्ट भी दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी? ठीक है, टांगा भी दिख जाएगा, आपको टांगास भी दिख जाएगा। तो इसका मतलब है हर प्रकार के साधन मौजूद हैं। आप एक गांव से दूसरे गांव में आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबके? आगे चलते हैं। एक बात अच्छी है कि पालमपुर के गांवों में जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैविंग अ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है फैसिलिटीज अच्छी है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है पालमपुर में समय से पहले पहुंचा दिया, और जिसका फायदा भी मिला। पालमपुर में दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। फार्मिंग एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी होती है, हमने आपको बताया। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जैसे एक स्मॉल स्केल में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई चीज़ आप बना रहे हैं, तो उस टाइप की है। छोटी मोटी शॉप हैं, ठीक है, घर में कुछ काम होता है, जो जैसे कोई आपने मैट बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। तो स्मॉल स्केल में कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगा रखी है तो वहाँ पर होती है। ठीक है, अब जैसे गन्ना ही है, गन्ने से रस निकालने वाली एक मशीन आती है ना, पेरने वाली, तो वही एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उससे रस निकाला और उसकी रस की सहायता से जैगरी बनाया, जिसको हम गुड़ कहते हैं। अब वो शाहपुर के गांव में, विलेज में, टाउन्स में वहाँ बेचा जाता है। ठीक है, ये भी एक एडिशनल उनकी कमाई का जरिया बन जाता है। किन लोगों का? द फार्मर ऑफ विलेज पालमपुर। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। इसके आगे चलते हैं। इसमें जो है आपको ये भी जानना है कि जो प्रोडक्शन होता है तो वो प्रोडक्शन कैसे होता है, आपके एग्जाम में आ जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, पालमपुर में लगभग 200 हेक्टेयर जमीन है। बारी बारी से बता दें, कोई चीज छूटने ना पाए।
कितनी हेक्टेयर है? और 200 हेक्टेयर जमीन है। इलेक्ट्रिसिटी हो जाने के कारण ये 200 हेक्टेयर जो जमीन जो है वो ट्यूबवेल की मदद से इरिगेट हो जाती है। इरिगेट मतलब सिंचाई हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। वरना पहले के ज़माने में क्या था, पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील होते हैं, आपने देखा होगा कि एक चक्री टाइप की होती है, गोल गोल घेरा होता है, उसमें बाल्टियां ऐसी बंधी होती डिब्बे, और वो घुमाई जाती हैं तो नीचे अंदर कुएं से पानी ला के और वो बाहर फेंक देती हैं। फिर उस पानी को जो है पनारी नाली काट काट के खेतों में पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से वो पानी का इरिगेशन होता था। उसमें टाइम बहुत लगता था और उस पानी को निकालना बड़ा कठिन हो जाता था और ज़्यादा एरिया इरिगेट नहीं हो पाता था एंशियंट टाइम में। लेकिन जब ट्यूबवेल आ गया तो बड़ा इजीली हो गया, टाइम भी बचने लगा। मोर एंड मोर फील्ड जो होता है इजीली वी कैन इजीली इरिगेट द फील्ड। और 200 हेक्टेयर ज़मीन अगर है तो 2 हेक्टेयर ज़मीन पूरी इरिगेट हो जाती है। बात समझ आ रही है? और यहाँ के जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में एक पार्ट में, जैसे ये मान लो ये पार्ट है, खेत है, तो एक पार्ट छोड़ देते हैं वो दूसरी फसल उगाने के लिए। जैसे गन्ना बो दिया उन्होंने अपने खेतों में, एक पार्ट में गन्ना बो दिया। अब गन्ना बोने में, जिसको शुगर केन बोलते हैं, गन्ना बोने में लगभग 1 साल लग जाता है, 9 से 10 महीने लगते हैं, 1 साल भी लग जाता है। तो इससे वो गन्ने से क्या करते हैं, जैगरी बना लेते हैं, वो उनकी एडिशनल कमाई हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, फैक्टर क्या होते हैं प्रोडक्शन के। बिना फैक्टर को तो चलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 फैक्टर बताए गए हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर बताए गए उसको समझिएगा। पहला होता है लैंड। पहला क्या होता है? लैंड होता है। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं थोड़ा सा साफ करके तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला फैक्टर होता है लैंड। अगर जमीन नहीं होगी तो हम भैया कहाँ खेती बाड़ी करेंगे, कहाँ फार्मिंग करेंगे? तो ये हमारी फिक्स कैपिटल में आती है, लैंड हमारी फिक्स कैपिटल होती है। दूसरी चीज हमको चाहिए इस पे काम करने के लिए लेबर, ये सेकंड फैक्टर हो गया, सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई हमारी ये। और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है हमारी कैपिटल। क्या होती है? कैपिटल, मनी। और चौथी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉलेज। अगर आपको पास नॉलेज नहीं है तो कैसे काम करोगे? तो ये 4 रिक्वायरमेंट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप कहेंगे एक लैंड होती है, दूसरा लेबर होती है, तीसरा कैपिटल होती है, चौथा नॉलेज। ठीक है, अगर नॉलेज नहीं होगा तो तीनों का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और नॉलेज का मतलब ये है कि इन सभी चीजों को आपस में कंबाइन करना, कंबाइन करके उसको इनिशिएट करना, यही तो नॉलेज है, इसी को नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, क्लास में कई सारे बच्चे रहते हैं, कोई अच्छे बच्चे अच्छे नंबर ले आते हैं, 80 में 80 ले आते हैं, कुछ 80 में 60 लाते हैं, कुछ 50 लाते हैं, कुछ 40 रह जाते हैं। तो वो कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, कैसे अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, कैसे उसको प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। उसी तरीके से किसान भी यही करते हैं, चारों फैक्टर को सही तरीके से लगाएं ताकि हमारे खेतों में अच्छी पैदावार हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पालमपुर की जो एरिया है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वो बड़ी नहीं है, जितनी थी उतनी है। 1960 से लेकर, सिंस 1960 से लेकर उस कल्टीवेशन एरिया में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर किया, जो वेस्ट लैंड पड़ी हुई थी, ऊसर जमीन थी, बंजर जमीन थी, द फार्मर ऑफ पालमपुर ने मेहनत किया तो उसको कल्टीवेबल लैंड में बदल दिया। बदलने के बाद भी देखा गया कि उनके प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा इंक्रीज जो है, इजाफा मतलब क्या होता है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत बढ़ गया तो उसको मतलब मायने नहीं रखता, जब एक बड़े अनुपात में बढ़ोतरी हो तो उसको देखा जाता है। तो क्यों नहीं होता था? क्योंकि पुराने तरीके से पर्शियन व्हील्स इस्तेमाल करते थे,
इरिगेशन की व्यवस्था नहीं थी, बीज की व्यवस्था सही नहीं हुआ करती थी, इसलिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। बात समझ आ रही? तो ये जो 4 फैक्टर हैं, इसको समझिएगा। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है फिजिकल कैपिटल क्या होता है, तो व्हाट आर फिजिकल कैपिटल। तो यहां रखिएगा फिजिकल कैपिटल में 2 चीजें आती हैं, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है? अब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए व्हाट इज फिक्स कैपिटल, तो आप बताएंगे फिक्स कैपिटल इज अ कैपिटल इन विच अ मैन इन्वेस्टेड वन टाइम एंड यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। सिंपल लैंग्वेज है ना। इसका मतलब है कि आदमी एक बार तो इन्वेस्ट कर देता है भारी भरकम पैसा, लेकिन उस चीज का इस्तेमाल लंबे समय तक करता है। जैसे आपने टूल्स खरीद लिए, मशीन खरीद ली, या आपने बिल्डिंग बनवा ली, या आपने लैंड खरीद ली, तो उसका इस्तेमाल सालों 10 सालों करता रहेगा ना। आपने खेतों में गुड़ाई करने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया या थ्रेसर हार्वेस्टर खरीद लिया फसल कटाई के, तो उसका इस्तेमाल 1-2 साल तो नहीं होगा, साल 10 साल होगा। कंप्यूटर खरीद लिया तो उसका इस्तेमाल क्या होगा, लंबे समय तक करेंगे ना। तो टूल्स हुआ, मशीन हुआ, तो चाहे सिंपल टूल्स से लेकर सोफिस्टिकेटेड टूल्स हों। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है हैवी टूल्स, बड़ी मशीनें। तो आदमी एक बार इन्वेस्ट कर देता है तो उसका यूज जो है लंबे समय तक करता है। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, फिक्स कैपिटल कहलाती है। अब दूसरी तरफ क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। वर्किंग कैपिटल बोलते हैं जैसे रॉ मटेरियल है, आप कोई चीज बनाने जा रहे हैं, जैसे बुनकर होता है, बुनकर जानते हैं, वीवर बोलते हैं। बुनकर मतलब जो कपड़े बुनते हैं, वीवर जुलाहे बोलते हैं। तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको यार्न चाहिए, धागा चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो वो कपड़ा बुन पाएंगे। तो उनके लिए कच्चा माल क्या हो, यार्न। यार्न कैसे मिलेगा, जब मनी होगी, मनी से खरीदेंगे, तभी वो अपनी मशीनों में लगाएंगे और कपड़ा बुनेंगे। उसी तरीके से पोटर जो होता है, पोटर माने कुम्हार होता है, उसको क्या चाहिए, क्ले, मिट्टी चाहिए। जब वो क्ले लाएगा तो उसकी मदद से वो बर्तन बनाएगा, मिट्टी के नहीं बनाएगा। तो ये जो होते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे अब किसान है, फार्मर है, फार्मर को अगर प्रोडक्शन करना है तो वो क्या करेगा, उसको बीज भी खरीदने हैं, उसको इंसेक्टिसाइड भी खरीदना है, उसको फर्टिलाइजर भी खरीदना है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसके हाथ में क्या होना चाहिए, मनी। वो और इस मनी को क्या करता है, चलती रहती है, लक्ष्मी का काम चलना। ठीक है, कोई काम मान लो उसने फसल कटाई के समय लेबर को हायर कर लिया, तो जब लेबर शाम तक काम करेगी, शाम को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो याद रखिएगा, रॉ मटेरियल और मनी जो इन हैंड होता है, बोथ आर वर्किंग कैपिटल होते हैं। इनको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई? अच्छा ठीक, आ गई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलो। तो कैपिटल के 2 रूप बता दिए हमने, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। नॉलेज भी हमने बता दिया, नॉलेज की मदद से हम कंबाइन करते हैं सारे रिक्वायरमेंट को और एक अच्छी चीजें करते हैं। ठीक है, तो हमारे पालमपुर विलेज के जो लोकल लोग होते हैं, वो खेतों की नपाई करने के लिए अपना पुराना सिस्टम याद करते हैं। बीघा कहते हैं, हमारे पास 2 बीघा है, 4 बीघा है, 10 बीघा जमीन है। कुछ लोग गुंथा बोलते हैं, गुंथा है हमारे, 2 गुंथा 3 गुंथा है, उससे छोटा बिस्वा बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग मॉडर्न टाइम में हैं, तो हम लोग मॉडर्न गणित जानते हैं। 1 हेक्टेयर में खेतों को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है अगर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा गुणा करोगे इन दोनों का तो आएगा 10,000। तो इससे आइडिया लग जाता है कि कितनी जमीन है। ठीक है, अब जो पालमपुर में जो अच्छी फसल हो रही है, इसका कारण किसको जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है अर्ली स्टेज में आ गई, बहुत जल्दी आ गई। अगर कंपेयर करें दूसरे विलेजों की तुलना में, तो पालमपुर में गवर्नमेंट ने वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी दे दी। और दूसरी गवर्नमेंट ने क्या मदद करी, उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाने में, इंस्टॉल करने में किसानों की मदद की। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने ही पैसे से गांव में क्या किया, पालमपुर में कई जगह ट्यूबवेल्स लगा दिए, और ट्यूबवेल की मदद से इरिगेशन होने लगा, किसानों को आराम मिले। जब पैसा आया तो वहाँ के किसानों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा लिए। तो इस तरीके से लगभग 200 हेक्टेयर
200 हेक्टेयर जो ज़मीन थी पालमपुर गांव की पूरी तरीके से इरिगेट हो जाती थी। पालमपुर में जो रहने वाले जो फार्मर्स होते हैं वो 2 तरीके की क्रॉप उगाते हैं। हालांकि अब तो बीते 15 और 20 सालों में देखा गया है तीसरी टाइप की भी फसल उगाने लगे हैं, लेकिन मेन 2 फसल तो उगाते ही थे। एक होता है खारिफ की क्रॉप होता है, एक होता है राबी क्रॉप। इसको समझ लीजिए, खारिफ क्या होता है, राबी क्रॉप क्या होता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। खारिफ क्रॉप होता है, इसको रेनी सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। इसमें ज्वार बाजरा पैडी उगाया जाता है, ज्वार बाजरा पैडी, क्योंकि ये पानी ज़्यादा मांगती है। ठीक है, खारिफ। और ये जो ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, जब मानसून हमारे कहाँ आता है तो उसी की मदद से यहाँ पर ये फार्मिंग की जाती है। तो हमारी खारिफ क्रॉप में जो होता है वो क्या होता है, ज्वार बाजरा पैडी होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम अक्टूबर दिसंबर नवंबर दिसंबर में जाते हैं तो हम पोटैटो बोल लेते हैं। पोटैटो मतलब जो कहाँ से आया था, हाँ अमेरिका से आया था, उसको भी बोल लेते हैं। तो वो भी एक एडिशनल कमाई कर देता है। फिर इसके बाद विंटर सीजन आता है तो विंटर में वो क्या कर देते हैं, वीट की क्रॉप कर लेते हैं, जिसको राबी क्रॉप बोलते हैं। वीट उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है। वीट माने गेहूँ। तो राबी क्रॉप में आता है वीट, खारी क्रॉप में आता है पैडी यानी कि चावल आता है, ज्वार बाजरा भी कर लीजिए। तो वो क्या कर, और साथ ही साथ शुगर केन भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। वो अपने फील्ड के कॉर्नर में गन्ने भी लगा देते हैं, क्योंकि जानते हैं समय लंबा लगेगा, साल भर लग जाएगा, इसलिए गन्ना भी लगा देते हैं, एडिशनल कमाई। पोटैटो क्या करता है, एडिशनल कमाई करता है। तो राबी क्रॉप में वीट होता है, जो कि वहां पर अच्छा खासा पैदा हो जाता है। बात समझा रही। और जब सरप्लस अनाज पैदा हो जाता है तो वो ले जाके कहाँ बेचते हैं, रायगंज की मंडियों में। रायगंज कितने दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, और अगर जैगरी बनता है, गुड़ बनता है, तो वो कहाँ जाके बेचते हैं, शाहपुर के गांव में बेचते हैं। समझ में आ गई। तो ये आपका जो है लैंड फिक्स होती है, लैंड को फिक्स कैपिटल कहा गया है। एक बार ले लिया तो आपको साल दर साल उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। केवल आपको वर्किंग कैपिटल अपने हाथ में रखिए और उसको यूज करिए और पैदावार करिए। तो ये लेक्चर में हमने आज के पालमपुर विलेज में, और पालमपुर क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है विच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ यूपी। ये याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। तो इस तरीके से ये पालमपुर की स्टोरी हमने आपको आज बताई है। सेकंड पार्ट में हम आपको फिर मिलेंगे और सेकंड पार्ट में और भी ज़्यादा बताएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें सम वर्कर्स जो होते हैं, सम लेबर्स जो हैं, किसी न किसी मशीनों में काम कर रहे हैं। तो लेबर्स ये होते हैं, ह्यूमन इफर्ट होता है, ये ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। इस ह्यूमन कैपिटल के विषय में ज़्यादा डिटेल में जो है आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। कहा जाता है कि जिस देश में ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी वो देश उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। एक चीज और बता दें, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। इन द सेम टू ग्रो मोर इन अ वन पीस ऑफ लैंड, टू ग्रो मोर इन अ वन पीस ऑफ लैंड। अगर आपको ज्यादा उगाना है एक ही पीस ऑफ लैंड पे, और यू यूज चेंजिंग द क्रॉप, जैसे कि अमूमन आप देखते हैं पालमपुर के 2 फसल तो उगाते हैं, खारिफ और राबी क्रॉप। तो सेम पीस ऑफ लैंड में टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप, इट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, तो आप बताएंगे मल्टीपल क्रॉपिंग इज अ क्रॉपिंग इन विच वी ग्रो मोर देन वन क्रॉप द सेम पीस ऑफ लैंड इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। समझ में आ जाएगा। और जो कि वहां पालमपुर के गांव के लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते ही है, नहीं करते हैं, और बीच में एडिशनल भी कर लेते हैं, पोटैटो और शुगर केन जैगरी ये कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर में हमने एक पार्ट में कहानी बता दी है। आई होप सबको समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और आसानी से सारा चैप्टर की कहानी वाइज समझ में आ जाएगा। मिलते हैं हम सेकंड वीडियो में और इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आएंगे और उसमें इसके आगे की कहानी को हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।